हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 19 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक दो चीजें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही। देखिए, कमेंट जैसे कि मैं चेक करती हूँ डेली के, तो आप लोगों का कहना है कि मैम पर डे का रिवीजन करवा दिया करिए जो हमने प्रीवियस डे में पढ़ रखा था। दूसरा, आप लोगों का ये कहना है कि पीडीएफ हर दिन की कहाँ मिलेगी। दोनों का मैं आंसर दे देती हूँ। देखिए, रिवीजन हर डे का हम यूट्यूब की क्लास में मतलब यहाँ नहीं करवाएंगे। रीजन ये है कि पर डे रिवीजन मैं आप लोगों का क्विज के फॉर्मेट में कराती हूँ। कहाँ कराती हूँ? आप टेलीग्राम में जाएंगे ना तो कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च करें। चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ। अभी 800 से 900 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। अभी शुरुआत की है मैंने इसकी। एक कल्याणी साहू अनअकैडमी है, उसे फॉलो नहीं करेंगे, वो मैं छोड़ चुकी हूँ। तो एक नया ग्रुप है कल्याणी मैम पीडीएफ। यहाँ आपको हर दिन की क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी। तो रिवीजन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रिवीजन वहीं हो जाएगा डेली। पीडीएफ आप लोगों को पर डे की वहीं मिल सकेगी। दूसरा, आप लोगों का कहना था कि बैकग्राउंड का कलर चेंज किया जाए, प्लेन किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पर बैकग्राउंड का जो कलर है ये प्लेन व्हाइट कर दिया गया है। ठीक है, शुरू करेंगे हम हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत से कृषि आयात नहीं करेगा? शॉकिंग न्यूज है लेकिन है। इंडोनेशिया। इसने साफ साफ मना कर दिया है कि हम कृषि का आयात भारत से निलंबित कर रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है? देखो, ये लंबा चौड़ा आप लोगों के सामने स्टोरी लिखी हुई है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आसान शब्दों में आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। केवल एक दो पॉइंट आप नोटिस करें। इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा मूल्यांक खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन करने वाली और विश्लेषण विश्लेषण इसे शॉर्ट में लिखा हुआ है सीओए। पूरा मुद्दा आप लोगों को इसी सीओए पर ही समझना है। ये आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सीओए की फुल फॉर्म बनती है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। हिंदी में इसका मतलब है विश्लेषण का प्रमाण पत्र। इसमें विफलता का हवाला दिया है और भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सीओए ये है क्या? जैसे कि मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जिस पर सब कुछ लिखा होता है। अब क्या सब कुछ लिखा होता है? जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के पीछे में आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, मतलब कि वो प्रोडक्ट है जो ये ऑथेंटिक है या सेटिस्फाइड है कि नहीं, है ना। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसमें जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, हाँ वही सर्टिफाइड और ऑथेंटिक है प्रोडक्ट या नहीं, क्वालिटी, क्वांटिटी, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की कैलोरी के बारे में जानकारी कि कितना कैलोरी है, फिर कितना विटामिन है ना, पोटेशियम है, एनर्जी कितनी, ए टू जेड जानकारी पीछे लिखी हुई होती है, आप लोगों को मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ना कोई नमकीन का पैकेट खरीदने के लिए जाएं तो साइड में ना एक क्यूआर कोड होता है। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स। मतलब कि यदि प्रोडक्ट का ऑथेंटिकेशन है तो क्यूआर कोड के जरिए उस प्रोडक्ट का जितना भी डिटेल है ये हम निकाल सकते हैं। मतलब कि कब बना हुआ है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, हालांकि वो लिखा भी हुआ होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो टर्म लिखा है सीओए, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, क्या ये एक लीगल प्रोडक्ट है? तो बिल्कुल, ये एक लीगल प्रोडक्ट है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड आप कहें तो ट्रेड में, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेड में इसे आप लीगल डॉक्यूमेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे उस प्रोडक्ट की सब कुछ जानकारी हम निकाल सकते हैं कि ये सर्टिफाइड है, टेस्टेड है। और यदि ये लिखा हुआ है कि टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, मान लीजिए विटामिन की मात्रा इतनी लिखी है, पोटेशियम की मात्रा इतनी लिखी है, या कैलोरी इतनी लिखी है, या इतना लिखा होने के बावजूद ये मात्रा ऊपर नीचे पाई जाती है, तो क्या है, इसमें लीगल प्रोसेसिंग की जा सकती है। खामियां निकलेगी तो व्यक्ति कोर्ट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यही कृषि आयात को निलंबित करने का रीजन क्या है? सीओए में विफलता। अब आप सीओए समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दर्शाता है आप लोगों को डिटेल फॉर्मेट में पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं? अच्छा, इंडोनेशिया ये है, जकार्ता से ये पूरा इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। यहाँ से एक स्ट्रेट भी आप याद कर लो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आप देख पा रहे हैं।
अच्छा, इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल तो जकार्ता है, लेकिन जल्द ही इसकी नई राजधानी है जो ये नुसंतरा बनने जा रही है। करेंसी इंडोनेशियाई रुपी हो जाएगी। प्रेसिडेंट की यदि मैं बात करूं तो ये है जोको विडोडो। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आप लोगों को रट ही चुकी है, ये बताने की जरूरत नहीं, काफी बार मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि फैक्ट अब थोड़े चेंज किए जाए, ठीक है। माउंट मेरापी और जो ज्वालामुखी था, पेंटिंग, ये सब तो पुराना हो गया। अब चलो आज मैं आप लोगों को इंडोनेशिया से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ, जो हम लोगों ने हाल ही में डिस्कस किया है। पाम ऑयल क्राइसिस, पाम ऑयल संकट का सामना कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है, जिसका जो प्रभाव है ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं, G20 समिट इस साल की कौन होस्ट करेगा? तो इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत कब होस्ट करेगा? तो इंडिया इसे होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2023 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सामिया सुलहू। आप लोगों को मालूम होगा जॉन मुगुफली यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति थे, पांचवें राष्ट्रपति, तो दोबारा से राष्ट्रपति बने, ये दिसंबर में बन गए। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्च के समय में ही दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक से ही इनका निधन हो गया। तभी घोषणा कर दी गई थी कि सामिया सुलहू यहाँ की राष्ट्रपति बनेंगी, है ना। और किस पार्टी की है तो याद नहीं रखना है, बस तंजानिया की पहली महिला ये राष्ट्रपति बन गई है। डोडोमा तंजानिया की कैपिटल हो जाएगी। यहां मैं लिख देती हूँ, से इरेज कर देती हूँ, एक सेकंड रुकेंगे। तंजानिया की कैपिटल, बहुत बेसिक चीजें हैं तो मैं नहीं भी लिखूं तो आप लोगों को मैंने काफी बार रटवा दिया है। कैपिटल हो जाएगी डोडोमा, करेंसी हो जाएगी तंजानियाई शिलिंग। ठीक है। अब आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे ना, तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम होगा, मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये बेसिक चीजें आप लोगों को कवर कराई थी कि अफ्रीका के मैप में ये जो आप सींग के जैसा निकला हुआ देख रहे हैं, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, और एग्जाम में 4 ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि इन 4 में से ऐसी कौन सी कंट्री नहीं है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो 4 कंट्री मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ। एक तो सोमालिया, सोमालिया के समुद्री लुटेरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सोमालिया के बाद इथियोपिया, और ये ऊपर में इरिट्रिया है। इथियोपिया इरिट्रिया, जिसके बीच में टिग्रे संकट विवाद, याद आया कुछ, जिस विवाद को लेकर के अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया पर बैन कर दिया है। टिग्रे संकट दोनों के बीच वाले क्षेत्र से रिलेटेड है। तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये जो छोटी सी कंट्री आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ आदेन से लगी हुई, ये है जिबूती। जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, मतलब जब प्रेसिडेंट बने थे, तब इनकी जो पहली विदेश यात्रा थी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की पहली जो विदेश यात्रा थी, ये जिबूती ही थी। तो ये आप कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हैं। और तंजानिया, मतलब 4 कंट्री तो अफ्रीका की यहीं से कवर हो गई। तंजानिया पांचवा, ये भी कवर हो गया। तंजानिया और सोमालिया के बीच में आप ये लोकेशन देखो, केन्या की। केन्या का एक पोर्ट आप लोगों को याद आ गया होगा, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, जिसका नाम है लामू पोर्ट। इस लामू पोर्ट को डेवलप करने का पूरा पूरा कार्य कौन कर रही है? चाइना। चाइना इसमें अच्छा खासा पैसा लगाने जा रही है, ताकि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, इसे लाभ मिले। चाइना का सामान यदि आप देखेंगे तो चाइना के काशगर प्रांत से जम्मू कश्मीर का ये जो काराकोरम दर्रा है, यहां से क्रॉस होते हुए आएगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, यहां तक पहुंच गया। पहले क्या होता था, चाइना को ये पूरा घूम के आना पड़ता था, तो सुलभ हो गया, यहां पहुंच गया चाइना का सामान। अब यहां पहुंचने के बाद यदि आप देखेंगे तो अफ्रीकी कंट्री में लामू पोर्ट पहुंच गया। फिर इसके बाद केन्या के इस्लामू पोर्ट पहुंचने के बाद अन्य अफ्रीकी कंट्री में इसकी कनेक्टिविटी है जो ये बढ़ सकेगी। तो ये पूरी पूरी स्ट्रेटेजी है अफ्रीका की। अब इन 5 कंट्रीज से रिलेटेड जो एडिशनल फैक्ट है, चाइना को भी ऐड कर लिया हमने, तो 6 कंट्री ही कह लिया हम। इन सभी कंट्रीज से रिलेटेड जो फैक्ट है, ये भी आप पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके याद रखें। इसलिए मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में आज सारे मैप ऐड किए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ती है। आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन से एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि हम निकालें, तो काजा कालास की यदि हम बात करें, तो एस्टोनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, एस्टोनिया की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। अब जिन्होंने मुझसे जियोग्राफी पढ़ी है, इन्हें मालूम होगा कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कहलाती है बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि बाल्टिक सी के किनारे बसी हुई है।
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है ना। जुजाना कैपिटोवा ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नकोजी अंकोजी ना तो ये कहीं की प्रेसिडेंट है, ना ही कहीं की प्राइम मिनिस्टर है। आप लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकी व्यक्ति भी है नकोजी अंकोजी। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है, कब? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। हर साल इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं इन्हें संरक्षित करने के लिए, साथ ही लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। ऑद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि मैं पूरा चीज नहीं लिखती, तो मुझे लगता है कि भाई मैं जो कह रही हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ कि समझ तो गए हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरी चीज यहाँ लिख देती हूँ। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की गई। यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि श्रीनगर को शामिल किया गया था। फिर आप क्या रिलेट कर सकते हो? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लास्ट ईयर भारत के 2 स्थल शामिल हुए हैं। एक तो देखिए 39वां स्थल है रामप्पा टेम्पल, कहाँ का है ये? तेलंगाना का। और 40वां शामिल हुआ है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ का हो जाएगा आपका? तो ये गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है। कौन बनाई गई है? नाओमी कावासे का नाम याद रखेंगे, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 17 अप्रैल को हिमोफीलिया डे मनाया गया है, जबकि अभी हाल ही में 15 अप्रैल को, कल ही तो बताया था मैंने, हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, विश्व धरोहर दिवस। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? भाई आर्थिक संकट से इस समय कौन गुजर रहा है? तो ये श्रीलंका गुजर रहा है। पूरा मुद्दा क्या है मैंने आप लोगों को काफी बार बता रखा है। वैसे श्रीलंका, आप इसके पास विदेशी मुद्रा है नहीं। आप पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करो। एक इंडेक्स सबसे पहले रिलेट करो। इंडेक्स का नाम है विदेशी मुद्रा भंडार। मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 4 है, मतलब अच्छे खासे पोजीशन पर है भारत। हम यदि विदेशों से कोई चीज मंगाते हैं तो उसका जो पेमेंट है हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी करेंसी में करना पड़ता है, जिसमें कि मोस्टली जो पेमेंट है ये किया जाता है डॉलर में। हमने मान लीजिए ये जो कंट्रीज है, ये आपकी अरेबियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, यहाँ से मान लीजिए हम लोगों ने तेल मंगवाया है। मोस्टली तो हम तेल का आयात ये सऊदी अरब और ईरान जैसी कंट्रियों से करते हैं। तो तेल मंगाया है, बदले में हम रुपए तो दे नहीं सकते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सबसे फेमस कंट्री है जो कंट्री नहीं करेंसी है डॉलर, इसमें हम लोगों ने पेमेंट किया। तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा खासा है, तभी तो हम पे कर पाएंगे इसे, है ना। और नहीं है तो विदेशों से सामान ही कैसे मंगवा पाएंगे। ऐसे में देखा गया है कि श्रीलंका, इसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हुआ। समाप्त कैसे हो सकता है? देखो क्या है कि श्रीलंका की जो डिपेंडेंसी है मोस्टली किस पर है? टूरिज्म पर है ना। टूरिज्म पर है। और अभी लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि सबसे ज्यादा तो लोग अब कहाँ निकलेंगे घर से, लॉकडाउन लगा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ की जो जनता है मोस्टली टूरिस्ट पर जो डिपेंड है, अच्छी खासी इन्हें रकम चुकानी पड़ रही है। अब उस समय की बात थी, लेकिन अब इसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। 51 अरब डॉलर का इसके ऊपर जो कर्ज है, विदेशी कर्ज, ये चुका पाने में असमर्थ है, इसकी घोषणा इसने कर दी है, ठीक है। और भारत में यदि हम कहें तो जो महंगाई बढ़ रही है ना, ऐसा नहीं है कि भारत में महंगाई बढ़ने का एकमात्र रीजन है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देश दुनिया में जितनी चीजें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को रिलेट करके बताया था कि जैसे इंडोनेशिया में चल रहा है पाम ऑयल क्राइसिस, तो भारत की डिपेंडेंसी इंडोनेशिया पर है पाम ऑयल के लिए, है ना। तो इंडोनेशिया ये दे नहीं रहा क्योंकि अपने ये व्हीकल में इस्तेमाल कर रहा है। अपने व्हीकल में जैसे हम एथेनॉल पॉलिसी ला रहे थे, वैसे अपने पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल में, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं ओपेक ने। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये क्या करे, वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है, तेल भेज नहीं रहा है, निर्यात पर इसने अच्छे खासे टैक्स लगा रखे हैं।
तो फर्क पड़ रहा है, भारत में वो सामान जब मिल नहीं पा रहा है तो क्या ऑब्वियस है महंगाई बढ़ेगी। ओपेक ने दाम बढ़ाए हैं तो ये पेट्रोल डीजल भी के रेट बढ़ने ही है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि चलो भारत में जो चीजें हैं तो ठीक है, जो हम विदेशों से मंगवाते हैं और चलो हमें पाम ऑयल मान लो नहीं भी मिल रहा है, हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा सबसे ज्यादा क्या मंगवाता है भारत, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर का तेल। सनफ्लावर का सबसे ज्यादा कहाँ से मंगाता है, यूक्रेन, हाँ यूक्रेन और रशिया वाले क्षेत्र से। अब यूक्रेन और रशिया में क्या है, वहां तो तीसरा युद्ध आने मतलब तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है वहां। तो क्या करें, कुल मिलाकर के सारी चीजों का प्रभाव है ना, ये भले ही एक कंट्री में होता है लेकिन प्रभाव ओवरऑल यानी कि ग्लोबली इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि हम आप देख भी पा रहे हैं। बचपन से ही मतलब कि जब से थोड़ी बहुत चीजें हम लोग जानने लगे तब से हम क्या 1 रुपए की माचिस जानते थे, थोड़ी बहुत याद होगा तो 1 रुपए की 2 माचिस भी खरीदी होगी। अब माचिस के दाम 12 से 13 साल के बाद डायरेक्ट 2 रुपए हो गए हैं। क्यों 2 रुपए हो गए हैं, कहने का मतलब है कि जो माचिस उद्योग है, कौन सा इसका एक संघ है माचिस संघ, इसने अपने बयान में कहा था कि माचिस को बनाने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है भाई वो महंगा मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम अपने रेट बढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो ये सारे रीजन है इसके, खाने के तेल के भी रेट बढ़ रहे हैं तो ग्लोबली इफेक्ट देखने को मिल रहा है। श्रीलंका की बेसिक जानकारी आप लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। ढाका, अच्छा वो तो बांग्लादेश का है। कोलंबो है इसकी कॉमर्शियल कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी हो जाएगी जयवर्धनेपुरम कोटे, श्रीलंकाई रुपी इसकी करेंसी हो जाएगी। और गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों ही भाई भाई हैं जो कि क्रमशः प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। एक एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, मित्र शक्ति एक्सरसाइज, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने कितने साल पूरे कर लिए हैं, तो इसके भी हाल ही में पूरे पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी जो शुरुआत है ना ये 14 अप्रैल 2016 को की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होता है। ये एक्चुअल में है क्या, तो ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मतलब कि ऑनलाइन व्यापार को आसान बनाने के लिए एक तरह का पोर्टल है, जिसमें कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो थोक मंडियां होती हैं और जो बाजार मार्केट होते हैं इन्हें शामिल किया जाता है। कौन से व्यापार को आसान बनाने के लिए, तो देखिए कृषि फसल और जो मालों का व्यापार है इसे ऑनलाइन सुलभ बनाने के लिए ये एक पोर्टल था, जिसके भी हाल ही में 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा एडिशनल जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इससे सफिशिएंट है। अगला प्रश्न है, छठवीं भारत संयुक्त स्टाफ वार्ता जो है ये भी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है, तो भारत और फ्रांस के बीच में ये जो छठवीं वार्ता थी अभी हाल ही में आयोजित की गई है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जितनी भी चीजें निकल करके सामने आई है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की यदि मैं बात करूं तो ये है ब्लू इकोनॉमी रोड मैप। डिटेल मैंने लिखी है कि नहीं, अच्छा लिखी हुई है। ब्लू इकोनॉमी जिसे लेकर के मार्च ये फरवरी में ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे दोनों देशों के बीच में। ब्लू इकोनॉमी क्या कहने का मतलब है, ब्लू यानी कि नीला, नीला क्या होता है, समुद्र यानी कि सी। तो देखिए समुद्र के क्षेत्र में कहने का मतलब है कि समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग करने के लिए, साथ ही जो समुद्री व्यापार होता है, नौसेना का उद्योग होता है, मछली पालन होती है, समुद्र से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये आइडियाज और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक तरह का समझौता है। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी को काफी जोर दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में ये जो संयुक्त वार्ता हुई जिसका 20वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, कहाँ संपन्न हुआ है, पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है ये बसी हुई है सीन नदी के किनारे, यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि समर ओलंपिक ना, समर ओलंपिक यहाँ मैं लिख देती हूँ 2020 के, हालांकि हुए तो 2021 में टोक्यो जापान में संपन्न हुए। 2026 में, क्योंकि 4-4 साल में होता है, 2026 के जो समर ओलंपिक है इसे पेरिस होस्ट करेगा, ये आप याद कर लो। ठीक है, अभी मैंने बताया यूनेस्को का हेडक्वार्टर यही है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है,
अच्छा, ग्लासगो में क्या आयोजित किया गया था? आप ये माने 2021 में जो चीजें सबसे ज्यादा चर्चे में थी ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोप 26 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया। नई दिल्ली में भारत और यूएसए के बीच में 2+2 वार्ता का पहला एडिशन 2018 में आयोजित किया गया, है ना। अभी तो 2022 वाला हम अलग पढ़ रहे हैं, पहला मैंने बता दिया कि यही संपन्न हुआ था। और भारत, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट, इन्हीं की ही पहल थी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि लाया गया था कोप 21 के दौरान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान 2015 में, है ना। जिसमें कि कर्क रेखा, मैं यहाँ मान लो ग्लोब बना देती हूँ आपको समझाने के लिए, ये ग्लोब तो नहीं है लेकिन समझ लो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी बार मैंने बताया है, लेकिन तब भी नए स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी कंट्रीज आती हैं, हालांकि भारत के 8 राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाली कंट्रीज के बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए एक तरह का समझौता था। क्योंकि हम देखें ना तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा, मतलब डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ का जो तापमान है ना, ये उच्च होता है। लेकिन अभी जो संशोधन किया गया था जनवरी 2021 में, इसमें कह दिया गया कि भाई ऐसी कंट्री जो कि कर्क रेखा के बाहर है और मकर रेखा के भी बाहर है, ये भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसलिए तो यदि आप रिलेट करोगे तो इसमें शामिल होने वाला 101वां मेंबर बना है यूएसए, ये तो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। और 102वां मेंबर एंटीगुआ बाराबुडा, जो कि कैरिबियाई कंट्री है, ये इसमें शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन से इतने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, जब मैं दूसरे चैनल में पढ़ाती थी दूसरे चैनल में पढ़ाती थी तो उसमें ये होता था कि 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, कि इतने क्वेश्चन पढ़ाने हैं। कभी नहीं भी मिल पाते थे तो मैं रिवीजन के लिए रख देती थी। लेकिन अब मैंने अब पर्सनल चैनल में, मतलब कि ये खुद के ही चैनल में शुरुआत की है, तो मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा होगा, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट रिसर्च करती हूँ वैसे आप लोगों को पढ़ाने से पहले, और कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन 4-5 ही मिल पाते हैं, 6-7 ही मिल पाते हैं। तो ऐसे में मैं जबरदस्ती क्वेश्चन ऐड नहीं करूंगी नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने के लिए, है ना। तो जैसे आज मुझे 6 ही मिले हैं तो मैं आज 6 ही पढ़ा रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। काफी सारी चीजें हालांकि मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जबरदस्ती के क्वेश्चन रखना, वीडियो को लंबा करना कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि रिवीजन तो ऑलरेडी मैं आप लोगों का क्विज में करवा देती हूँ। ये हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर लाऊं, जैसे कि अभी 14 से मैंने शुरू किया है, तो 1 से 14 तक का तो हो गया है, 15 से 21 तक का वीकली, जब 21 तारीख हो जाएगी तो मैं ले आऊंगी। बस 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने थे आज, जो कि समाप्त होते हैं। टेलीग्राम के लिए कल्याणी मैम पीडीएफ चैनल में आप चले जाएं, वहां आपको पीडीएफ, जब से मैं अब ऐसे 4-5 दिन ही हुए हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। मैंने आप लोगों से 31वां व्यास सम्मान पूछा था, सरस्वती सम्मान, तो ये किसने जीता है? रामदर्श मिश्रा ने। आप लोगों ने सभी ने इसका राइट आंसर दिया था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लेकर के अपनी फीडबैक भी जरूर बताएं, जैसे कि आप लोगों के फीडबैक आ रहे थे कि बैकग्राउंड कलर चेंज किया जाए, तो हमने कर दिया है। और जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।